एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन होंगे। और अभी मैं लाइव क्लास लेने की कोशिश किया था बट नहीं हो पाई, तो हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे। आज हम करने वाले हैं सांख्यिकी में प्रश्नावली 13.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक। आपको एक बार मैं याद दिला देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने पिछली क्लास में करा दिया था आपको। आज जो बारी है, आज जो हम करने वाले हैं वो है प्रश्न संख्या 6 से लेके 9 तक। इस पूरी प्रश्नावली में, प्रश्नावली 13.1 में आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं माध्य निकालना है। माध्य निकालने की कुल मिला के मैं 3 विधियां बताया था। एक प्रत्यक्ष विधि हो गया था, एक कल्पित माध्य विधि हो गया था, और लास्ट वाला जो था अपना स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों से हमने उदाहरण भी किया था, साथ साथ में प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक किया था। तो अब नंबर जो आता है, अब नंबर किसका आता है? अब नंबर आ जाता है सीधे सीधे अपना क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक करने का। तो आ जाओ, बिना देर के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास बात होने वाली। सबसे पहले आपके सामने जो दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। मतलब कि 25 परिवारों की बात की गई है। चार परिवार ऐसे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो चार परिवार ऐसे हैं जहां पर 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक का खर्चा आता है। तो हम इसको बनाएंगे। बनाने का तरीका क्या होगा, एक बार ध्यान से देखेंगे। बनाने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले आप जो दैनिक व्यय दिया है रुपए में वो लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखना चाहूंगा दैनिक व्यय। क्या लिखेंगे? दैनिक व्यय। और ये दैनिक व्यय किसमें है? रुपए में है। तो लिखेंगे दैनिक व्यय रुपए में। पूरा लिखना है, इंफॉर्मेशन है ना। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा लिख दिया और उससे काम नहीं चलेगा दोस्त। दैनिक व्यय रुपयों में, तो जैसा दिया था वैसा लिख दिया मैंने। और इसका एक कॉलम यहाँ पर हम बनाएंगे इस प्रकार से। दैनिक व्यय रुपए में हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक कॉलम बनेगा परिवारों की संख्या, जिसको हम एफ आई के नाम से जानेंगे। तो दोनों बातें आप लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, और इसका हम नाम दे देंगे एफ आई। क्या नाम दे देंगे इसको? एफ आई, फ्रीक्वेंसी। परिवारों की संख्या, और इसको हमने फ्रीक्वेंसी बोल दिया। इसके बाद पहले ये दोनों लिख लो, ये दोनों क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। देखो ध्यान से, दैनिक व्यय जो है रुपए में, यहाँ पर दिया है 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक। ऐसे कितने परिवार हैं भाई? तो ऐसे चार परिवार हैं। ये सब कुछ प्रश्न में दिया हुआ है, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं मैं। ये मत सोचना कि सर ने क्या लिख दिया। इसके बाद दिया है कि 150 रुपए से लेके 200 रुपए तक की जो बात हो रही है, ये है 5 परिवारों में। 200 रुपए से लेके 250 रुपए तक की जो बात हो रही है, 200 से लेके कहाँ तक? 250 रुपए तक की बात, ये 12 परिवारों में है। 12 परिवारों में। और उसके बाद से 250 रुपए से लेके 300 रुपए तक की जो बात हो रही है, ऐसे कितने परिवार हैं? 2 परिवार हैं केवल और केवल। और 300 से लेके 350 तक की जो बात हो रही है, ऐसे में कितने परिवार हैं अपने पास? ऐसे में अपने पास 2 परिवार हैं। इतनी बातें क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को? तो अब देखो, अभी तक तो मैंने क्वेश्चन को बस सारणी के फॉर्म में लिखा। अब हम निकालेंगे एफ आई के बाद एक्स आई, वर्ग चिन्ह जिसको हम बोलते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो 100 और 150 है, इनके बीच में क्या आ जाएगा दोस्त? 125। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 125। जिनको नहीं आता 125 कैसे आया, ये इन दोनों को जोड़ेंगे, 100 को भी और 150 को भी। दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग कर देंगे। जब भी आपको वर्ग चिन्ह निकालना होगा तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 250/2, और यहाँ से भी आपका 125 आ जाएगा। या सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 100 और 150 के बीच में सर 125 आ जाएगा, 150 और 200 के बीच में सर 175 आ जाएगा। इसी प्रकार से 200 और 250 के बीच में कितना? 225। फिर 250 और 300 के बीच में 275, और लास्ट में 300 और 350 के बीच में क्या आ जाएगा? 325 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। आपने एफ आई और एक्स आई दोनों निकाल लिया। बात होती है कि यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे। अब मुझे ये देख के बताओ कि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है? तो कहीं ना कहीं बड़ी वैल्यूज है ना। 100 से ऊपर की वैल्यू है तो उनको आप बड़ी वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ पर 100 से ऊपर की वैल्यू है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वैल्यूज दिख रही है आपको। तो हम यहाँ पर जो लगाने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जिसका मैं प्रयोग करने वाला हूँ। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? एज्यूम्ड मीन, है ना। ए प्लस कल्पित माध्य जिसको हम बोलते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। अभी तक ये वाला नहीं बताया था मैं, आज ये भी सीख लो आप।
यू आई वाला पग विचलन विधि में लगाने वाला हूं। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच। एच क्या होता है दोस्त? एच वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है? वर्ग अंतराल। यहां तक की सारी बातें क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर ये ए कैसे निकालेंगे, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कैसे निकालेंगे? एज्यूम्ड मीन। तो ए जो होता है वो एक्स आई वाले में सबसे बीच वाली संख्या होती है। तो एक्स आई वाला कॉलम देखेंगे और बताएंगे सबसे बीच में कौन सा है। तो सबसे बीच में कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है 225। तो ये 225 किसका मान हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 225। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ए का मान आ गया, लेकिन कॉलम अभी और ज्यादा भी बनाने पड़ेंगे। देखो ये वाले कॉलम जितना बना दिया, ये 3 कॉलम, ये तीनों कॉलम तो आपको हर जगह बनाने हैं। अब हम एक्स आई के बाद हम निकालेंगे क्या? डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं? डी आई कैसे निकालते हैं याद है? तो डी आई में हम ए को माइनस कर देते थे, एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, ये होता है फॉर्मूला। देखो एक्स आई माइनस ए, तो ये रहा एक्स आई, इसमें से ए को माइनस करो तो 125 में से आप ए को मतलब 225 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 125 माइनस 225, सब में से 225 को माइनस कर देना है। इस वाली लाइन में जो भी वैल्यू आपको दिख रही है, इन सब में से आपको ए को माइनस करना है। ए का मान आपको 225 दिया हुआ है, मतलब सब में से आप 225 को माइनस करेंगे। तो सब में से 225 को माइनस करेंगे। 175 में से जब आप 225 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -50। 225 में से आप 225 को माइनस करेंगे तो 0। 275 में से 225 को माइनस करेंगे दोस्तों 50। और इसी प्रकार से 325 में से 225 को माइनस किया तो कितना आ गया? 100 आ गया। क्लियर हो गई बात? डीआई निकालना आ गया, और जिसको डीआई निकालना आ गया उसके लिए चुटकी बजाने जैसा खेल है क्या? यू आई निकालना। तो यू आई निकालना सिखाता हूं मैं। यू आई कैसे निकालते हैं? यू आई निकालने में कुछ नहीं करना, बस डी आई को भाग कर देना है एच से। डी आई को किससे भाग करना है? एच से। एच का मान क्या होता है? इनके बीच का अंतर। इनके बीच का अंतर वर्ग अंतराल, 50 का अंतर है। 100 और 150 के बीच में कितने का अंतर है? 50 का अंतर है। तो एच का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, और जो लाइव क्लास बोल रहे हो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी लाइव क्लास हो जाए, लेकिन उसकी कुछ सेटिंग है, अभी मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ उसको, और किसी से बात भी कर रहा हूँ। जैसे ही उसको सॉल्व कर लूंगा, फटाफट अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसकी टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ाई आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि यू आई डी आई को अगर आप एच से भाग कर देते हैं, इस पूरी लाइन को आप 50 से भाग कर दो, क्योंकि एच का मान यहाँ 50 है। तो -100 को जब आप 50 से भाग करेंगे तो -2, -50 को आप 50 से भाग करेंगे तो -1, 0 को आप 50 से भाग करेंगे 0, 50 को 50 से भाग किया 1, और 100 को 50 से भाग किया तो 2 आ गया। ये खेल हो गया खत्म। यूआई निकल चुका है और यूआई निकल चुका है। देखो ये खेल खत्म हो रहा था और ये क्या आ गया? अब इसको हटाना पड़ेगा हमें, है ना? ये कुछ अपने आप यहाँ पे लाइन आ चुकी है, तो इसको मैंने हटा दिया। बातें क्लियर है यहाँ पर? अब मुझे फॉर्मूला देख के बताओ कि मुझे क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए सर एफ आई और यू आई दोनों का गुणनफल। तो एक कॉलम और बनेगा एफ आई गुणे यू आई का, एफ आई गुणे यू आई का। ये रहा आपका एफ आई, ये रहा आपका यू आई, इन दोनों को कर दो गुणा। तो ये 4 जो है ये जाके -2 में गुणा होगा और आ जाएगा कितना? -8। 5 जो है वो -1 में गुणा होगा, और जब 5 -1 में गुणा होगा तो आ जाएगा -5। 12 जो है वो 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। ये वाला 2 1 में गुणा होगा तो 2 1 में 2 आ जाएगा, और ये वाला 2 2 में गुणा होगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा। देखो फॉर्मूला बताएगा कि आपको कौन कौन सा कॉलम बनाना है, फॉर्मूला बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो फॉर्मूले में आपने देखा कि एफ आई गुणे यू आई, एफ आई गुणे यू आई ये रहा ना, एफ आई गुणे यू आई आ रहा है फॉर्मूले में। तो मैंने सबसे पहले एफ आई गुणे यू आई निकाल लिया। अब बात आती है कि कौन कौन से लाइन का योगफल निकालना है, कौन कौन से लाइन का योगफल निकालना है। तो जिसके आगे ये सिग्मा वाला चिन्ह लगा है उसी लाइन का हमें योगफल निकालना है। तो हमें एफ आई यू आई वाली लाइन का योगफल निकालना है, क्योंकि इसके आगे देखो आप सिग्मा लगा हुआ है, यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है। तो आओ इसका योगफल निकालते हैं। ये 8 और -5 मिलके -13 हो गया। -8 -5 -13, 4 और 2 6, और -13 और 6 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -7। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, कि माइनस, ये तो आ गया।
अब एफ आई के सामने भी सर सिग्मा लगा हुआ है, तो इसका योगफल 25 आएगा। कैसे पता मुझे? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि 25 परिवार हैं और यहाँ पर 25 परिवारों की बात की गई है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक बार सब लोग बताएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? और डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना? बस एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड रुकेंगे, मैं कुछ देख रहा हूँ, एक सेकंड रुकेंगे बस। हाँ, अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही अपने आप सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे, है ना? फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही अपने आप सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे। तो आ जाओ फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? तो ए का मान सर 225 है। देखो ना, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है, ये जो सारणी बनाया है वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है? तो -7 है। सिग्मा एफ आई का मान कितना है? ये रहा सिग्मा एफ आई का मान 25 है, तो यहाँ 25 लिख दिया। और गुणा हो जाएगा ये किससे? एच से। एच कितना है? वर्ग अंतराल कितना है? 50। तो 50 से गुणा हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ गया? 225 माइनस का 7 दूना 14, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। और 225 में से 14 को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 10 15, 211 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि माध्य कितना आ गया भाई? यहाँ पर माध्य आपके सामने निकल के आ गया 211। तो यहाँ तक आई होप कि सारी बातें क्लियर होंगी, और किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और वीडियो को भाई लाइक जरूर कर लेना है, और चैनल पर जितने दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी मिस ना हो। क्लियर है बातें? ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बढ़ेंगे। ये वाला जो नियम बताया मैंने, ये कौन सी विधि है? ये है पग विचलन विधि, क्योंकि इसमें यू आई आ रहा है। ये है आपका पग विचलन विधि, है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो इसको छोड़ो, मैं कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है मुझे, है ना? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मिल नहीं रहा है, नहीं तो अभी मजा आ जाता, उसको भी हम लोग करते। और वो क्वेश्चन अभी भी मिल नहीं रहा है। मैं सोच रहा था करा दूं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम भी आप लोगों के सामने ही है बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था वो क्वेश्चन एक बार हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं छुप गया है वो। तो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो क्या ही कर सकते हैं हम, है ना? नहीं मिलेगा तो हम क्या ही कर सकते हैं, हमारा काम है जो हम वो कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ दिया है वायु में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो आपको सामने दिख रहा है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, आपके एग्जाम में भी आता रहता है, जो आपके स्कूल वाले एग्जाम लेते हैं। यहाँ दिया है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। देखो, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी पढ़नी है यहाँ पे, है ना? केमिस्ट्री भी पढ़नी है आपको यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आता है ये फॉर्मूला बनाना? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बना, है ना? वैलेंसी वाला। वैलेंसी को क्या बोलते हैं? संयोजक बोलते हैं या कुछ बोलते हैं हिंदी में, मुझे उतना आइडिया नहीं है अभी, है ना? हिंदी थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं। छोड़ो, वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। इसकी बात कर लेते हैं हम, जो अपना ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पे दिया है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले हैं। 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किया गया है। आपको भाई कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल और केवल यहाँ पर माध्य निकाल के चमका देना है। आ जाओ माध्य निकालते हैं। माध्य निकालते हैं, कौन से नियम से निकाले, बात ये बनती है। और यहाँ पे डेसिमल देखते ही आधे लोगों का सर दर्द हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर दर्द नहीं होना चाहिए। मैं सारणी यहीं पे बना दे रहा हूँ। ये एफ आई हो गया, चलो, हाँ ये जगह कम है तो ये वाला एफ आई हो गया। और इसके आगे की सारणी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। किसी भी नियम से आप निकाल सकते हो वैसे, जब तक वहां पर दिया ना गया हो कि कौन से नियम से निकालना है। फिर भी आप याद रखना, अगर बड़ी संख्याएं हैं तो पग विचलन विधि, या तो ऐसे ही दिमाग लगाते रहेंगे कि कौन सा नियम लगाना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बारंबारता एफ आई लिख दिया इसको मैंने ऊपर, भूलना नहीं, यहाँ पर एफ आई लिखा है ना। और ये तो अपना SO2 की सांद्रता है ही। सर सबसे पहला काम आपने बताया है कि एक्स आई निकाल लिया करो। एक्स आई क्या होता है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है? इन पहले वाले के बीच की वैल्यू। तो 0.04 और 0.00 के बीच में क्या आएगा? 0.02। क्या आ जाएगा? 0.02। एक्स आई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऊपर वाला हटा देंगे बाद में। क्लियर है बातें? बीच वाली बात।
अब दूसरा बताओ कितना आ जाएगा, 0.04 और 0.08, इनके बीच में क्या आ जाएगा, तो इनके बीच में आपका आ जाएगा 0.06, है ना। उसके बाद 0.08 और इसके बीच में आपका 0.10 आ जाएगा। ऐसे मतलब 10 को 1 0 पढ़ते हैं, ये मत सोचना कि सर को नहीं आता, आसान लगे आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि 8 और 12 के बीच में क्या आ गया, 10 आ गया। 12 और 16 के बीच में 14 आ गया तो 0.14 हो गया। 16-20 के बीच में 18 आ गया, 0.18 हो गया भाई। और यहाँ पर कितना हो गया, 0.22। तो ये तो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्स आई निकाल लिया। एक्स आई निकालने के बाद अब क्या निकालें, तो अभी ये डिपेंड करेगा कि आप नियम कौन सा लगाना चाहते हैं। क्या आप इसको डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहते हैं, या आप डायरेक्ट मेथड का मतलब समझते हो प्रत्यक्ष विधि, या आप एज्यूम्ड मीन मतलब कि कल्पित माध्य विधि से निकालना चाहते हैं, कौन सी विधि से आपकी मर्जी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, चलो प्रत्यक्ष विधि से ही निकाल लेते हैं। निकालने को आप इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, मुझे आंकड़े थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं प्रत्यक्ष विधि से निकाल लूँ, या किसी और विधि से निकाला जाए। चलो मैं प्रत्यक्ष से निकाल ले रहा हूँ, आप तीनों विधि ट्राई करना इस पे, ठीक है। और बताना कि सबसे ज्यादा मजेदार विधि कौन सी थी कमेंट सेक्शन में, है ना। तीनों विधि इस पे ट्राई करना आप, और ये भी देखना है तीनों विधि ट्राई करके कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 4 और 0.2 को गुणा करेंगे, इसमें देखो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या कहता है, क्या बोलती है प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या बोलता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई को भाग कर दो सर सिग्मा एफ आई से। क्लियर है बातें, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सर एफ आई और एक्स आई का गुणा, तो चलो गुणा करके निकाल लेते हैं। 4 गुणे 2 8, तो 0.08, 9 गुणे 6 54, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे 54, और यहाँ पे 0.2 स्थान पे लग जाएगा। ऐसे ही 9 गुणे 10 90 हो जाएगा, और 0.2 स्थान पे ऐसे लग जाएगा। 14 दूना 28 होता है, तो 0. ये कितना हो जाएगा, 0.28। 18 चौक 72 होता है, तो 0.72। 22 दूना 44 होता है, तो 0.44, है ना। ये मत सोचना कि सर इसको प्रत्यक्ष विधि से करने पे गलत हो जाएगा, आप तीनों में से कोई विधि लगा सकते हैं, यहाँ पर दिया नहीं है, है ना। लेकिन आप तीनों विधि लगा के बताएंगे कौन सा सबसे बढ़िया विधि आपको लगी, है ना। सबसे आसानी से किससे निकल गया, इसका योगफल निकालना है, और हमें एफ आई वाले का योगफल निकालना है। एफ आई वाले का तो दिया है कि भाई 30 मोहल्ले हैं, तो इनको जोड़ोगे तो 30 ही आएगा, जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो 30 आएगा। अब बात करेंगे इसका योगफल कितना होगा, तो 8 4 12, 12 8, 12 8 20, 20 6 26 को 6 लिख दिया, कैरी हो गया 2, 9 5 14, 14 2 16, 16 7 23, 23 4 27 और 2, 27 और 2 होता है 29, कैरी आ गया कितना 2, और यहाँ पर सब जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो चलो इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं, और यहाँ रखने पर आ गया 2.96 गुणा हो जाएगा किससे, 30 से। 2.96 गुणा हो जाएगा किससे, 30 से। और यहां से ऐसा करने पर क्या आ जाएगा, 2.96 और 30 को गुणा करेंगे। देखो गुणा करने का तरीका है, इसका जो शून्य है इसके दशमलव को इधर भगा देगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.296/3, और इसको भाग करके बता दो जल्दी से कितना आ जाएगा। तो 0.2 से जाएगा नहीं तो 0, और 29 बन गया, 3 9 27 हो गया, 27 और 2 कितना होता है 29, 26 बन गया। तो ये लगभग में इतना आ जाएगा, है ना। कितना आ गया 0.099। क्लियर है बातें, एक बार मैं देख लेता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 हो गया अपना। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ और बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना है। एक बार मुझे आंसर चेक कर लेने दो यार, कोई आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर है, और एक छोटी सी गलती मैंने कर दिया है भाई, एक छोटी सी गलती कर दिया है। बताओगे कौन सी गलती, बताओगे कौन सी गलती कर दिया सौरभ सर ने, कौन बताएगा। एक छोटी सी गलती है इसमें, छोटी सी गलती, इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन है गलती तो गलती होती है। यहाँ पर यूनिट अगर दिया है तो आप यूनिट भी लिखेंगे, है ना। ये पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी थी। पीपीएम क्या होता है, इसका मतलब कि सांद्रता निकालने का एक यूनिट होता है, तो इसको पीपीएम नहीं लिखा था मैं, तो इसको भी पीपीएम लिख लेंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कितना
मैं बुक से आंसर ही चेक कर रहा था, आपका उत्तरमाला लेके बैठता हूँ कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो यहाँ पे पता चल जाए। तो इसका आंसर आ गया 0.099। हाँ ठीक है, यही आ रहा है। और पिछले वाले का आंसर 211 आ रहा था भाई, उसको भी मैंने चेक नहीं किया था, एक बार उसको भी देख लेंगे। पिछले वाले का आंसर 211, और ये रुपए में था तो भाई रुपया लिखेंगे, देखो है ना, यूनिट के साथ लिखना है आपको। मैं यूनिट नहीं लिखा था, मेरी गलती है, तो आप गलती नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे रुपया दिया है ना आपको, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रुपया दिया है तो आंसर रुपए में आएगा। फिर यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन था, यहाँ पे सांद्रता, अपनी बुक में देखोगे तो यहाँ पे पीपीएम लिखा होगा, तो ये पीपीएम में आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात कर रहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। ठीक है, अनुपस्थिति मतलब जो अब्सेंट होते हो, जो बंक मारते हो, स्कूल को नहीं मारना चाहिए, है ना, डेली स्कूल जाया करो। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, माध्य निकालना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। माध्य दिया है, बस माध्य निकालो। तो पहले इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, पहले इसको हमें सारणी के रूप में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे दिनों की संख्या, इसमें हम लोग कल्पित माध्य लगाएंगे, है ना, दिनों की संख्या, कल्पित माध्य लगा के उस, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग तीनों की तीनों विधियां बहुत अच्छे से सीख लो। तो ये तो अपना दिनों की संख्या हो गया, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया मैंने दिनों की संख्या के लिए। उसके बाद क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये बारंबारता एक तरह से विद्यार्थियों की संख्या। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एफ आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, एफ आई, है ना। मेरी आवाज पता नहीं सही जा रही है कि नहीं, अब तो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, जब आप लोग देखोगे तभी मैं भी देखूंगा। तो अभी 2-4 क्लास में ना चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता, मैं कोई प्रोफेशनल, मतलब अभी जहाँ मैं पढ़ाने जाता था वहां पर तो जाओ पढ़ा दो, खत्म बात। अब यहाँ पे सारा सेटअप मुझे खुद देखना पड़ रहा है, तो सेटअप देखने में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो धीरे धीरे जो चीजें गड़बड़ जा रही, जैसे कभी आवाज स्लो जाती थी, कभी कुछ होता था, धीरे धीरे सब सही हो जाएंगी, है ना। और हो सकता है अगले महीने के लास्ट तक मैं स्टूडियो भी लगा दूंगा, है ना, जो बोर्ड से आप लोग पहले पढ़ते थे, सारा व्यवस्था हो जाएगा। अभी थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, जो चलती रहती हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। ये देखो दिनों की संख्या 0 से 6 है, 6 से 10 है। लेकिन दोस्त हर परिस्थिति में पढ़ते रहना है, खुश रहना है, अपना काम पढ़ते रहना का मतलब जो आपका काम है वो आप करोगे, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। 14 से 20, फिर क्या है 20 से 28, 28 से 38, 28 से 38, और क्या है 38 से 40। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ गई है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वर्ग अंतराल जो है वो अलग अलग है, मतलब सब में सेम डिफरेंस नहीं है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात इसलिए नहीं है, मान जैसे अभी आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब सेम डिफरेंस नहीं होगा तब आपको दूसरा मतलब कि उसका निकालना पड़ेगा। जब हम आयत चित्र बनाते थे, है ना, जब आप मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ बनाते थे अलग अलग तरीके से, बार ग्राफ होता है आयत चित्र जिसको हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है मतलब बारंबारता बहुभुज, तो वहां पे दूसरा नियम लगता था। लेकिन 10th क्लास की मजेदार बात यह है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे अभी तक जो नियम बताया है वही नियम चलेगा। मतलब विद्यार्थियों की संख्या आप पहले लिख लो, 11, 10, और क्या है 7, 4, 4। कौन से नियम से करूं, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो कौन से नियम से करना चाह रहे हो। कोई भी नियम लगा दो, यहाँ पे लिखा नहीं कि कौन सा नियम। तो भाई जब कोई नियम नहीं लिखा है ना, तो आपसे पूछ रहा है, तो छोटा नियम ही लगा लेते हैं ना। मैं सोच रहा था इसको मैं कल्पित माध्य से कराऊंगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट मेथड से लगा देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं, देखो 11, 10, 11 यही सब तो है। 0 और 6 के बीच में क्या आता है, अब ये वर्ग चिन्ह निकाल रहा हूँ जिसको हम क्लास मार्क्स बोलते हैं। 6 और 10 के बीच में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 10 और 14 के बीच में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 14 और 20 के बीच में, 14 और 20 के बीच में 17 आ जाएगा, है ना। जिसको नहीं पता 14 20 के बीच में क्या आएगा, वो 14 और 20 को जोड़ लेगा भाई, और 2 से भाग कर देगा। 34/2 कितना आ गया, 17 आ गया। तो क्लास मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है वही होता है कि ऊपरी वर्ग चिन्ह, ऊपरी वर्ग अंतराल का ऊपरी वाला मतलब कि जो आपका 20 था, और जो सबसे निम्न वाला था वो, और दोनों को आपको जोड़ के, मतलब दोनों का औसत निकाल लेना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है, सब कुछ मजे में। 20 और 28 के बीच में क्या आ जाएगा, 24 आएगा क्या,
20 और 28 के बीच में बिल्कुल 24 आ जाएगा, और 28 और 38 के बीच में तो 8 8 16, 16 का आधा 34 आ जाएगा क्या। जैसे मान लो 28 और 38 के बीच में जिसको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 8 8 16, 6 3 2 5 और 1 6, 33 आएगा, है ना, 33 आ जाएगा यहाँ पे। 38 और 40 के बीच में कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो आई होप कि ये बातें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है ना, क्लियर है। 38 और 39 के, हाँ 39 आएगा, ठीक है। अब हम जैसा कि मैं सोच रहा हूँ इसको हम प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं, ज्यादा भयंकर क्यों करना है इसको, है ना, जितना ज्यादा कॉलम बनाओगे गलती होने के चांसेज उतना ज्यादा हो जाएंगे। तो इससे अच्छा हम क्या करें, इसको आसान विधि से निकाल लें। एक बार मैं चेक कर लूं, 3 8 12 17 24 33 39, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं, मत सोचना सर कितनी भाषाएं बोल रहे हैं। 11 और 3 को गुणा करेंगे भाई 33 आ जाएगा। ये क्या निकाल रहे हो, ऊपर लिख दो, एफ आई एक्स आई निकाल रहे हैं हम। अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना क्यों क्या कब निकाल रहा हूं मैं, सब कुछ पता होना चाहिए। 10 और 8 को गुणा कर देंगे 80 आ जाएगा। 12 7 84 होता है तो 84 लिख दो। 17 गुणे 4 68 होता है, 68 लिख दो। और इसी प्रकार से 24 गुणे 4 96 होता है ना। 33 गुणे 3 सबको पता है 99 होता है। और 39 गुणे 1 तो बताना ही नहीं है, 39 ही होगा भाई। अब सबको जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, ऐसा मैं कहाँ बोलता था, पहले जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे। यहाँ पर तोड़ेंगे नहीं, बस जोड़ेंगे। कैसे, 4 3 7 8 7 15 15 6 21 21 9 30 9 39 9 कैरी हो गया 3। 8 8 16 16 3 19 19 6 25 25 9 34 34 9 34 9 34 9 43 43 3 46 और 3 46 और 3 46 और 3 हो जाएगा 49। और फ्रीक्वेंसी वाले को भी जोड़ना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 40 होगा तो 40 लिख दो, जोड़ने की जरूरत नहीं है। इनका मान आप यहाँ पर लिख दो 499/40। अब भाग करने का बढ़िया मेथड क्या है सर, नीचे वाला जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे एक दशमलव आ जाएगा। अब इसको 4 से भाग करना बड़ा ही आसान है हमारे लिए। 4 एक में 4, 4 दूना 8 और ये 19 बन गया। तो 4 चौका 16, 3 बचा 30 बन गया, 30 बन गया तो 4 7 28 और 28 हो गया तो 2 4 पंजे 20। तो कितना आ गया, 12.475 इतने दिन, दिन दिया था ना, तो इतने दिन। या उत्तरमाला में मतलब आंसर की जो है उसमें लगभग में दिया है 12.48 दिन। तो लगभग में आप इतना भी लिख सकते हैं। क्लियर है, बातें आसान है। देखो स्टैट्स से आसान कुछ नहीं मिलेगा पूरे मैथ्स में सबसे आसान चैप्टर है। लेकिन एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा गलती जो करके आते हैं आप यहीं पर करके आते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, सब कुछ बेहतरीन जबरदस्त चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, है ना, बोलना तो नहीं पड़ेगा ना बार बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो इसका आंसर भाई मुझे चाहिए कहाँ पर, पता ही है आपको, कमेंट बॉक्स में, है ना। और ये भी साथ साथ में बताना है कि आपने कौन सी विधि लगाई है, कौन सी विधि लगाई है ये भी बताना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखेंगे और मैथ्स की प्रैक्टिस जबरदस्त चलती रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, ना रटने से कुछ होगा ना कुछ करने से कुछ होगा, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो सवाल आपको आते हैं उसको भी बार बार करते रहना है, मतलब अपने अभ्यास में रखना है। ऐसा नहीं कि आता है तो इसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। कुछ दिन बाद कुछ समय बाद प्रैक्टिस करते रहो, कितना भी मैथ्स आता हो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखना एग्जाम में नंबर कम रह जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में नंबर कभी भी कम नहीं रहेंगे। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो अपना ध्यान रखें, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।